हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। कल हमने इसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस टॉपिक से क्लास की शुरुआत की थी और साथ ही साथ कल हमने इसमें पुर्तगीज़ कैसे आए, कैसे उन लोगों ने अपना कार्य क्षेत्र का विस्तार किया था, क्या-क्या योगदान दिया था और पतन कैसे रहा, इस पर कल की क्लास में हमने डिटेल चर्चा किया था। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ अगर हम प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 2012 से 2025 तक अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें और उस प्रारंभिक परीक्षा में भी हम सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के अगर खंड को लेके चलते हैं तो 2012 में हमको ऐसे 6 प्रश्न नज़र आते हैं, 2021-22 में भी हमको 6 प्रश्न नज़र आ रहे हैं और अभी हाल ही में हुआ था 2025 का, वहाँ 8 प्रश्न नज़र आ रहे हैं। यानी कि प्रीलिम्स में हमारा 6 से लेके वो 8 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया के खंड से जुड़ा हुआ हमको दिखाई दे रहा है। सिमिलर ऐसी अगर हम उस GS1 मेंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर को, तो मेंस में मैंने 2024 और 2025 का ले रखा है यहाँ पर को। 2024 इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ से आपका सिलेबस जो है चेंज हुआ था। तो मेंस में आपको इतना पता होगा कि आपके 3 पार्ट में आपके क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 4 अंक के होते हैं और वो 50 शब्द में लिखने होते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक के होते हैं और कहीं न कहीं 100 शब्द में लिखने होते हैं। अगर मैं पार्ट 3 की बात करता हूँ तो यहाँ 10 क्वेश्चन दिख रहे होते हैं हमको, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के होते हैं और वो 150 शब्द में लिखने होते हैं। आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, बहुत जल्द हम उसकी एक सीरीज अलग से मेंस आंसर राइटिंग का शुरू करने वाले हैं। तो 2024 में ऐसे 8 अंकों के हमको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं और 2025 में 8 अंकों के हमको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। 2024 में अगर हम 10 अंकों के प्रश्न की बात करें तो 3 क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं और 2025 में ऐसे हमको 2 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो मॉडर्न इंडिया का खंड है वो आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए आपका महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। ठीक है। अब कल हमने जाना था यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, तो पुर्तगालीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। तो कल हमने इसमें कंप्लीट किया था आपका पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि 1498 में आपका वास्को डी गामा भारत आ रहा है। ठीक है। साथ ही साथ फिर हमने यहाँ पर वो कुछ गवर्नर्स की बात की थी। नंबर 1 में हमने देखा था यहाँ पर को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसने क्या किया था आपका ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। फिर हमने देखा था अल्बुकर्क को, जिसको कि क्या जाना जाता है आपका वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर क्या किया था, नियंत्रण किया था। और क्या किया था, तो पुर्तगीज पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया ताकि वो सामाजिक ताना बाना भारत का अच्छे से समझ सके आपका। फिर हमने बात की थी इसमें नीनो डी कूना की बात की थी। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना कि 1530 में इसने क्या किया था, तो गोवा को राजधानी बनाया था अपना। ठीक है। साथ ही साथ पुर्तगालियों ने कुछ योगदान दिया था। तो योगदान की अगर हम बात करते हैं तो 1556 में प्रिंटिंग प्रेस लेके आ रहे हैं गोवा में आपका। ठीक है। दूसरा, कुछ कृषि की खेती से भी भारतीयों को परिचित कराया, आलू की खेती, मक्का की खेती, तंबाकू की खेती। और साथ ही साथ स्थापत्य में वो गॉथिक स्थापत्य की एक कला को भी भारत में लेकर आता है, अर्थात गिरजाघर निर्माण की वो कला लेकर भारत में आ रहे हैं। और केरल में पहला हमको गिरजाघर ऐसा नज़र देखने को आता है 1510 में। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं पतन के कारणों की, तो पतन के कारणों में एक तो ये था कि उन लोगों ने क्या किया था, ईसाईकरण पर बल दिया था। और दूसरा था तुम्हारा कार्टेज आर्मेडा पद्धति, जिसको कि हमने समझा था अच्छी तरीके से कि यदि आप हमसे परमिट नहीं लेते तो हम आपके जहाज़ों का सामान लूट कर क्या करेंगे, आपके जहाज़ को डुबा देंगे। ठीक। अब ज़रा देखते हैं मुद्दा डच कंपनी का। तो जिसे हम डच कह रहे हैं, इसको समझिए आप कि वो है आपके हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी हैं। ठीक है। अब जब भारत में पुर्तगीज इतने लंबे समय से व्यापार करके मुनाफा कमा रहे हैं और कहीं न कहीं अब अंग्रेज कंपनी भी भारत आ चुकी है, तो ये डचों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था कि अब हम भी उस भारत
भारत में जाकर क्या करते हैं, व्यापार को अपना आगे बढ़ाते हैं। तो 1602 में कंपनी का क्या हो रहा है, आपका गठन हो रहा है, डच कंपनी का। ठीक है, साथ ही साथ एक डच नागरिक का नाम आता है जिसका नाम है आपका कार्नेलिस हाउटमैन, जो कि 1595-96 के समय में भारत में नजर आता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नजर आता है, न कि व्यापारिक दल के रूप में। ठीक है, अब अगर डचों के कार्य प्रणाली को देखते हैं तो इनकी कार्य प्रणाली में क्या था ना आपका, कि 17 सदस्यीय एक बोर्ड का इन लोगों ने क्या किया था, गठन कर रखा था आपका। अर्थात जो डच कंपनी थी वो आपका जो है संयुक्त पूंजी पर आधारित क्या थी, एक कंपनी थी, यानी कि जॉइंट वेंचर पर आधारित एक कंपनी थी। इसी को हम बोल सकते हैं आपका कि सहकारिता पर आधारित कंपनी थी, या इसको बोल सकते हैं एक अर्ध सरकारी कंपनी थी। यहाँ एक बिंदु ध्यान रख के चलिएगा आप लोग, जिसे हम कह रहे हैं ब्रिटिश कंपनी पूर्णतः निजी कंपनी थी, जिसे हम कह रहे हैं आपका फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, और जिसे कहा जा रहा है डच कंपनी, वो आपकी सहकारिता पर आधारित एक कंपनी है आपका। ठीक है, तो अगर हम यहाँ डचों के व्यापारिक केंद्र की बात करते हैं तो नाम आता है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में भी कहाँ आपका, तो इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में इन लोगों ने बाटविया इस शहर में क्या किया था, अपना हेडक्वार्टर को स्थापित किया था। इसका मतलब समझिए कि भारत में डच जो है जितने भी वहाँ कार्य कर रहे हैं, अंततः वो किसके प्रति उत्तरदायी थे, तो बाटविया क्षेत्र के प्रति क्या थे, वो अपना उत्तरदायी थे। ठीक है, अब इसी क्रम में 1605 में मसूलीपट्टनम 1605 में मसूलीपट्टनम में क्या करते हैं, अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना करते हैं, और 1610 में पुलिकट में दूसरे व्यापारिक केंद्र की स्थापना करें। ध्यान रखना, जो पुलिकट वाला जो व्यापारिक केंद्र ना, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था ना, सिक्के ढालने का केंद्र था ये। ठीक है, और सिक्के भी कौन से आपके, तो सोने के सिक्के। ठीक हो गया। अमूमन तो आपको वैसे पहला वाला याद करना है कि 1605 में उनकी प्रथम व्यापारिक जो फैक्ट्री या कारखाना की स्थापना है वो मसूलीपट्टनम में हो गया। अब यहाँ एक बिंदु समझ पाइए कि जिसे हम कह रहे हैं आपका मालाबार तट, तो मालाबार तट पर तुम्हारा क्या था, तो वो था आपका पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र। और पुर्तगाली बल किस पर दे रहे थे, तो मसाला व्यापार पर इनका अधिकतर बल था। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं इधर कोरोमंडल तट, तो जिसे हम कोरोमंडल तट कह रहे हैं, यहाँ क्या था आपका, डचों का व्यापारिक केंद्र था, और डच जो कंपनी थी वो भारत में वस्त्र व्यापार पर क्या कर रही थी, बल दे रही थी आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से निर्यात की सर्वप्रथम वस्त्र को बना देने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका डचों को जाता है। ध्यान रखना, इसका ये मतलब है कि डच जो कंपनी है वो मसाला का व्यापार नहीं करती थी, मसाला का व्यापार करती थी, लेकिन बहुतायत में क्या करती थी, वो तुम्हारा वस्त्र का व्यापार करती थी। अब जो ये समय पीरियड जो आपका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समय तक भारत में अंग्रेज आ चुके होते हैं, ये हमने आपको पहले बता दिया था। तो अब अंग्रेज और डच में क्या हो गया, यहाँ पर से टकराहट हमको देखने को मिलती है, और टकराहट का मुद्दा हमेशा ध्यान रखे चलेगा, आर्थिक ही मुद्दा रहेगा आपका। तो 1759 में एक युद्ध होता है जिसे हम जान रहे हैं आपका वेदारा का युद्ध। ये होता है आपका अंग्रेज और डच में, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं और डच हार जाते हैं। ध्यान रखना, इस वेदारा के युद्ध को हम और बेहतर उस समय समझ पाएंगे जब हम बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे, कि कैसे उस बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज कठपुतली नवाबों को बारी बारी से गद्दी पर बैठा रहे होते हैं।
ठीक है। तो ध्यान रखना, इस 1759 के जो वेदारा का युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद कहीं न कहीं डचों की प्रतिस्पर्धा और चुनौती भारत से क्या हो जाती है, पूर्णतया समाप्त हो जाती है आपकी। ठीक है, वही चीज़ें मेंशन कर रखी हैं हम लोगों ने। ठीक, अब बात करते हैं ज़रा यहाँ अंग्रेज़ों की। अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, अंग्रेज के बारे में हमको लगभग क्या पूरी ही हिस्ट्री में पढ़ना, साथ ही साथ हमको संवैधानिक विकास को भी समझना है। तो पहले कंपनी का चरित्र समझते हैं। तो 1599 में कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा ना ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो रहा है, आपका गठन किया जा रहा है। और 1600 ईस्वी में उस ब्रिटिश सरकार के माध्यम से, अर्थात महारानी के माध्यम से क्या हो रहा है, इनको 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति मिलती है कि आप जाइए और 15 वर्षों के लिए क्या करिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार अपना स्थापित कीजिए। लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम के द्वारा जो ये 15 वर्षों का व्यापार था ना, इसको क्या कर दिया जाता है, आपका अनिश्चित कालीन समय के लिए इस व्यापार को बढ़ा दिया जाता है आपका। ठीक है, अर्थात जो 1600 ईस्वी में महारानी ने घोषणा किया था कि आप पूर्वी देशों के साथ सिर्फ और सिर्फ 15 वर्षों के लिए व्यापार स्थापित करेंगे, उसको 1609 में जेम्स प्रथम ने क्या कर दिया, आपका अनिश्चितकालीन समय के लिए आपका बढ़ा दिया था। ठीक है, इसको समझ पाएंगे हम तब जब हम पढ़ लेंगे 1813 का अधिनियम। बस उसकी एक लाइन समझ लीजिए, 1813 का अधिनियम में कहा क्या गया था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, साथ ही साथ अब क्या होता है, इसकी जगह पे मुक्त व्यापार की नीति पर बल दिया जाता है। और क्या किया जाता है इसके साथ हमारा, तो प्रत्येक ब्रिटिश के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। ठीक, तो हम पढ़ेंगे अलग से जब अधिनियम की चर्चा कर रहे हो। तो 1813 का अधिनियम में क्या कहा था आपका, जो व्यापारिक एकाधिकार आपका 1609 से चलता आ रहा था, उसको जाके 1813 के अधिनियम से क्या कर दिया गया, तुम्हारा समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार की घोषणा की गई थी। और प्रत्येक ब्रिटिश का दरवाजा को क्या किया गया था, हमारा सभी ब्रिटिश के लिए आपका खोल दिया गया था। अब समझेंगे इस बिंदु से कि ये भारतीयों के लिए लाभदायक रहा था या हानिकारक रहा था, इसकी चर्चा हम उस समय कर रहे होंगे आपके। अब समझ पाइए। अब यहाँ 1608 में सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की जा रही है। किसके तहत, तो विलियम हॉकिंस। ठीक है, और इस समय भारतीय शासक के रूप में मौजूद है जहाँ के। लेकिन ध्यान रखना, जो 1608 में सूरत में जो ये व्यापारिक कारखाना बन रहा है, इसको अनुमति नहीं मिलती है। कारखाना तो बन जाता है लेकिन अनुमति नहीं मिलती। अनुमति इसको मिलती है आपकी 1613 में सर टॉमस रो के माध्यम से अनुमति प्राप्त होती है। साथ ही साथ अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण के मसूलीपट्टनम में दूसरे व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि दक्षिण भारत का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन था, तो वो मसूलीपट्टनम आएगा। और वैसे क्या है, आपका दूसरा है। तो अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने जगह जगह पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। इसी क्रम में वो क्या कर रहे हैं, आपका 1633 में उड़ीसा के हरिहरपुर और बालासोर, ठीक, उड़ीसा के हरिहरपुर और बालासोर में क्या कर रहे हैं, आपका वो व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। फिर आपका 1651 में बंगाल के हुगली प्रांत में, ठीक, किसकी अध्यक्षता में, तो ब्रिजमैन की अध्यक्षता में वो व्यापारिक केंद्र की वहाँ बंगाल में क्या कर रहे हैं, आपकी स्थापना कर रहे हैं। साथ ही साथ 1698 में बंगाल का सूबेदार था आपका अजीमुसान।
ठीक, अजीम उसान ने क्या किया आपका कि सुता नदी प्लस काली घाट प्लस गोविंदपुर, ठीक है, इन 3 क्षेत्रों को क्या कर दिया इसने, अंग्रेजों को एक तरफ से दे दिया था। और फिर क्या हुआ आपकी, इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, किसके द्वारा, जॉब चॉर्नॉक के द्वारा, ठीक है। और इसी जॉब चॉर्नॉक ने क्या किया था आपकी, कलकत्ता नगर की स्थापना की थी आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना, बंगाल के सूबेदार अजीम उसान से उन्होंने सुल्तानती, कालीघाट और गोविंदपुर की एक तरफ से क्षेत्रों को प्राप्त किया था, और इन क्षेत्रों को मिला के फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या की गई थी, आपकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और जॉब चॉर्नॉक को कलकत्ता नगर का संस्थापक भी एक तरफ से माना जाता है। तो यहाँ पर वो कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे हम कह रहे हैं आपका कि 1608 में वो सूरत में व्यापारिक केंद्र बना रहे हैं, 1611 में कहाँ, तो मसूली पट्टनम में, 1633 में उड़ीसा, और 1651 में आपके बंगाल का हुगली ब्रिजमैन की अध्यक्षता में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इस समय तक क्या था ना आपका कि अंग्रेज व्यापार तो कर रही हैं, लेकिन उनको ना अभी राजनीतिक कोई अभिलाषा नहीं थी कि हम राजनीति में भी, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करें। बावजूद उसको, जब उनको उस राजनीति में अस्थिरता नजर आने लगी, तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, राजनीति में भी अपना हाथ आजमाने लगते हैं। क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही है आपकी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो बहादुर शाह के बाद आपका जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियर, और फिर मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक। तो एक से एक ना, मतलब आप ये कह लीजिए कि औरंगजेब के बाद कोई भी शासक ठीक ठाक कार्य नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, आपको अंग्रेजों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना, या प्रेरणा का कारण बना कि कहीं ना कहीं हम उस भारतीय राजनीति में अब हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो 1717 में फर्रुख सियार एक शाही फरमान जारी करता है, ठीक। अब होता क्या ना कि फर्रुख सियार कुछ पैसे लेता है, बदले में शाही फरमान जारी करता है, और शाही फरमान में कहता है ना कि आप इस बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ये अंग्रेजों के लेकर आपका उस बंगाल के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, आपका मुक्त व्यापार कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं इस शाही फरमान का विरोध करता है आपका मीर कासिम, ठीक। तो मीर कासिम का अंग्रेजों से फिर लड़ाई झगड़ा होगा, और अंततः कन्वर्ट हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। आगे पढ़ लूँगा इस टॉपिक को, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब इतनी सारी घटनाएं हो चुकी थी, तो इस दौरान तक क्या था ना आपका कि फ्रांसीसी कंपनी भी भारत में आ चुकी थी, और धीरे धीरे अपना कारखाना या कार्य क्षेत्र अपना स्थापित कर रही थी, ठीक है। तो अब क्या होता है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में एक टकराव का मुद्दा देखने को आता है, और टकराव का मुद्दा होता है आपका कर्नाटक और हैदराबाद, कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का प्रश्न, जिसमें 2 गुट बन जाते हैं। एक गुट बनता है अंग्रेजों का, और एक गुट बनता है आपका फ्रांसीसियों का, ठीक। अंततः 1760 में आपका वांडीवास का युद्ध होता है, ठीक। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी, जिसमें क्या होता है आपका, अंग्रेज आपके विजय होते हैं और फ्रांसीसियों की हार होते हैं। इस हार के बाद आपका क्या होता है कि भारत में, उस भारतीय परिवेश में आपका एक तरफ से अंग्रेज अब उस राजनीति में अब प्रवेश करने लगते हैं आपका, ठीक है। तब यहाँ पर वो एक बात याद रखिएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम बोल रहे हैं आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, स्थापित हो रही है आपका अकबर के समय, ठीक है। और कंपनी का आगमन जो हो रहा है, कंपनी का आगमन जो 1608 हम बोल रहे थे आपका, वो जहांगीर के समय, इस पॉइंट्स को आपको याद करना है आपको, ठीक है।
अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर को और रह गया आपका कि 1661 में क्या होता है आपका कि पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ठीक, कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय में आपका क्या होता है, वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। बदले में पुर्तगीज जो है ब्रिटिश को दहेज के रूप में बॉम्बे शहर को प्रदान करते हैं, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है इसको, ठीक है। कथन और कारण में इस क्वेश्चन की चर्चा अलग से कर रहे होंगे, ठीक है। कि 1661 में आपको पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ स्थापित होता है, और कहीं ना कहीं पुर्तगीज जो होते हैं वो ब्रिटिश को दहेज के रूप में बॉम्बे प्रदान कर रहे होते हैं आपका, ठीक है। यही चीज़ आपका मेंशन कर रखा है कि 1600 ईस्वी में आपका वो 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, जिसे 1609 में क्या किया गया था, जेम्स प्रथम के द्वारा अनिश्चितकालीन समय के लिए बढ़ा दिया गया था आपका, ठीक है। 1608 में अपनी कंपनी की स्थापना कर रहे हैं वो सूरत में, ठीक, जिसको कि 1613 में उसको अनुमति प्रदान की जाती है, और 1611 में मसूलीपट्टनम में सेकेंड अपना व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं, ठीक है। बाकी वही चीज़ हमने जो आपको समझाया उसी चीज़ को यहाँ पर को लिखा हुआ है, ठीक है। ये 1717 फर्रुखसियार का शाही फरमान, जिसका विरोध किया था मीर कासिम ने, अंततः बक्सर का युद्ध कन्वर्ट होता है, ठीक। तो यहाँ हमने जो टॉपिक तैयार किया, एक था डच और एक था आपका अंग्रेज। अगले लेक्चर में हम फ्रांसीसी कंपनी के आगमन की बात करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पर को एक युद्ध हमको नज़र आता है, जिस युद्ध को हम जान रहे हैं आपका कर्नाटक युद्ध के नाम से। ऐसे हमको वहाँ 3 युद्ध नज़र आते हैं। यहीं पर से ना आपका एक मेंस का क्वेश्चन भी नज़र हमको आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि कर्नाटक युद्ध ने भारतीयों के अपने खोखलेपन को उजागर किया, चर्चा कीजिए, और इसको हमको लिखना है 150 शब्द में। इसकी फॉर्मेटिंग या इस क्वेश्चन की रूपरेखा की चर्चा अगले वाले लेक्चर में कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपको मेंस का आंसर राइटिंग लिखना कैसे, उसके लिए बहुत जल्द हम एक वीडियो लेके आपके पास आ रहे होंगे।